आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जिस तरह रेडिएशन का मेन कैरेक्टर वेव है, लेकिन बट इट कैन बिहेव एज ए पार्टिकल, सिमिलरली मैटर का मेन कैरेक्टर पार्टिकल है, तो इट मे बिहेव इट आल्सो बिहेव्स एज अ वेव अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हाउ इट केम, डी ब्रॉगली वाज अ साइंटिस्ट। ही सेड दैट इज कि नेचर में सिमेट्री काफ़ी है हर जगह पे। तो अगर जो रेडिएशन है इट हैज़ ए ड्यूअल करेक्टर, कि रेडिएशन जिसका मेन नेचर वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो शायद पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हो। और उसमें उसने रीजनिंग क्या दी कि आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि कहाँ मटेरियल पार्टिकल का मास, कोई भी मास इज इक्वल टू एनर्जी mc², राइट। तो दूसरी बात उसने सिमेट्री की बोली। तो हाउ डिड ही फाइंड come to the formula of wavelength of matter particles. According to de Broglie, a wave is associated with moving particles, and wavelength, if let m be the mass of particle, v be the speed of particle, and p be the linear momentum of particle. Here p is equal to mv, and if lambda is the wavelength, ऐसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल देते हैं, लेकिन फिलहाल लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव associated with matter particle, then lambda is given by h upon p. ये उसने डेराइव नहीं किया, एक्चुअली फोटोन के साथ कंपैरिजन करके उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया। कैसे? P is the linear momentum of particle, mind it here matter particles है ना, जानबूझ के एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यानी आप लिख सकते हो अपने पास नोट्स का छोटा सा पॉइंट कि प्रपोज दिस फॉर्मूला बाय कंपैरिजन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितनी होगी? दैट इज, हमने h अपॉन p ऑलरेडी करी हुई है। दो तरीके हैं मेरे पास, एनर्जी वाले से ही बेटर रहेगा। E इज इक्वल टू mc² is equal to hc upon lambda. mc is equal to h upon lambda, or lambda is equal to h upon mc. Here mc is equal to p is linear momentum of photon, right? तो उन्होंने तो
तो यहां से क्या बन गया, लैम्डा फोटोन के लिए बना ना h/p। तो यहां पे लेकिन ये किसके लिए, लैम्डा फॉर मटेरियल पार्टिकल। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अलग से रखिएगा, मिक्स ना करिएगा। तो इसको फॉर्मूले को वापस लेके आते हैं। केमिस्ट्री में आप शुरू में बल्कि ज्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। तो फॉर मैटर पार्टिकल यही कर देते हैं हम, h/m फॉर्मूला मिक्स करो, सी नहीं करते नाउ द। हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें आप। अगर m मास का पार्टिकल हो, v इसकी स्पीड हो, तो हम जो केसेस करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में ही है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस बोलते हैं बच्चों इसको, जहां स्पीड का मास पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो। आपको ध्यान है, वरना आइंस्टाइन इक्वेशन आ जाती है बीच में कि स्पीड ज्यादा बढ़ने पे मास चेंज होता है। उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² या p²/2m, और यहां से p इज इक्वल टू 2m के अंडर द रूट। तो लैम्डा क्या है हमारे पास, h/p h/2m के अंडर द रूट। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो अब पॉसिबल है। नीट में थोड़े से अगर आसान आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। जेई के लिए हमेशा ही कुछ भी मतलब बेस बन गया तो उसके आगे क्वेश्चन बनेंगे कि अब वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल accelerated, charge particle q accelerated through potential difference v। कैसे है, अब आपको याद होगा कि अगर कोई q चार्ज को रेस्ट से हम v पोटेंशियल डिफरेंस से लेके आए तो v इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल इज q इनटू v। तो उस केस में वेवलेंथ विल बी इक्वल टू is given by this h/, this is one of the questions। दूसरा +1 में आपने किया हुआ है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। ऑफ कोर्स ये सारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स हैं। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद gas molecules at temperature T absolute temperature in Kelvin। अब आप में से कहीं को ध्यान होगा कि कहीं को नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं। अब मैंने के सिंबल काइनेटिक एनर्जी का ले लिया तो वहां पे 3/2 kT ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वेयर kb इज बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट। तो अब आपने इस फॉर्मूले में के को भर देना है। लैम्डा विल बी इक्वल टू 2m 3/2 kbt h by ठीक है जी। इस फॉर्मूले को अगर हम स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएं तो एक फिगर बन जाती है जो बच्चे आमतौर पर याद रखते हैं कि वेवलेंथ, थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with an electron accelerated through potential difference V। ओके, अभी हमने करके हटे हैं h अपॉन 2m q इंटू v। तो इस केस में हमें इसकी सारी वैल्यूज पता है 6.67, दैट इज h की वैल्यूज वी नो इट। जस्ट अ मिनट। तो अगर हम बात कर रही थी हमारी कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज पुट कर दें और जो जरूरी कांस्टेंट्स हैं h को 6.62 into 10 raised to power minus 34 with SI units, q को e 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into राइट, तो जूल सेकेंड। यहाँ हमारे पास ये सारी वैल्यूज भरते हो, v को रहने दें, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी यहाँ 12.24। अच्छा, लेकिन ये इन एंगस्ट्रॉम, और v की वैल्यू पुट करनी बाकी है। तो कई बार हमें यूजफुल होता है अगर ये याद हो वैल्यू। तो अब बात आती है एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की। उससे पहले प्राइमरी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा ब्रैग डिफ्रैक्शन। Bragg's law, this was for X-ray diffraction। अब ना आपको थोड़ा डिफ्रैक्शन का ध्यान हो। डिफ्रैक्शन के लिए तभी पॉसिबल होते हैं कि अगर अपर्चर या ऑब्स्टेकल्स का साइज जो है कंपेरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। अब जो एक्सरे की वेवलेंथ है ना, फॉर एक्सरे ये 100 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम रेंज है। स्ट्रॉन्ग और भी होती है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, मतलब एंगस्ट्रॉम लेवल की। इवन हार्ड एक्सरे 1 एंगस्ट्रॉम भी, तो काफी स्मॉल वेवलेंथ है। तो एक्सरे को अगर नॉर्मल डिफ्रैक्शन करवानी हो ना तो नॉर्मल स्लिट से नहीं होगी, तो उसका साइज ही बड़ा होगा। तो अब लेकिन इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, तो यहां पे मैं थोड़ा पीछे चला गया, बुक्स में फिर डिटेल नहीं दी हुई तो फिर समझ नहीं आना था। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ
अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात कर लो तो बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम के लेवल पे होते हैं। तो फिर ब्रैग ने क्या करके देखा, डिफ्रैक्शन बाय रिफ्रैक्शन भी होती है, डिफ्रैक्शन बाय रिफ्लेक्शन भी होती है बच्चों। आपके लिए नया होगा टॉपिक, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आपने इंटरफेरेंस समझ के समझ लेना है। तो आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सॉलिड्स में पढ़ा होगा, इंटरएटॉमिक प्लेन्स, डिफरेंट तरह के लैटिसेस होते हैं, उनके कोई हेक्सागोनल, कोई फलाना ढमकाना, है ना, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो डिपेंड करता है उसमें, फिर स्पेशल इंटरएटॉमिक प्लेन्स होते हैं सिमेट्री वाले। तो सिर्फ आपसे इतनी यस मांग रहा हूँ कि आपको आइडिया, यस सर, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। तो फिर ब्रैग ने जब दैट इज किसी क्रिस्टल पे एक्सरेज मारी और उनका दैट इज रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज थी उनका पैटर्न चेक किया, तो किसी खास डायरेक्शन में ब्राइट इंटेंसिटी आ रही थी। तो ये नॉर्मली मेरे पास कोई बड़ा सॉलिड, तो मैंने मारी उस पर एक्सरेज, तो एक्सरेज वर दैट इज गिवन बैक। वो क्या होता है, मैं आइडिया दे चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अगेन, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वो री इमिट करेंगे। तो किसी डायरेक्शन में ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही थी, किसी खास डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे आपको हिंट दूँ, अगर आप इसको सॉलिड सरफेस देखो, ठीक है, मोबाइल का, तो लेकिन इसके अंदर जो एटॉमिक इंटरएटॉमिक प्लेन्स होंगे, जो स्पेशल जो सिमेट्री वाले प्लेन होंगे, वो जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से हों, ये जो सामने दिख रहा है हमें। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस, ये तो हमने काट दिया होगा ना, वुड है वुड को काट दिया जहाँ से मर्जी, लेकिन अंदर इंटरएटॉमिक प्लेन्स जो स्पेशल सिमेट्री वाले स्पेशल ही होंगे अपने हिसाब से। क्या कहना चाह रहा हूँ, तो अभी तक आपके लिए जस्ट मोटी मोटी बात थी, नॉट वेरी मच क्लियर, डोंट वरी। तो नोबेल प्राइज विनिंग ये वो है टॉपिक। इसमें नोबेल प्राइज मिला था ब्रैग को। तो दीज वर स्पेशल इंटरएटॉमिक प्लेन्स एंड पहले मैं यहां से वापस भेजूँ। बस मेरे डायग्राम के रास्ते में आए, इतनी सी बात है, और कुछ खास नहीं। तो these are what I am trying to do here, draw the special interatomic planes, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, बाहर से नहीं विजिबल। तो देखा गया यहाँ से इंसिडेंट एक्सरेज है, तो एक ये जेई लेवल का क्वेश्चन तो मान ही सकते हो। वो वेरियस एंगल पे मार के देखी उन्होंने, वेरियस एंगल पे, और यहाँ डिटेक्टर लगा रखा है, राइट। तो एंगल जब चेंज करते गए तो एक खास एंगल पे इंटेंसिटी में ज्यादा दिख रही थी, क्रिस्टल के अंदर से वापस आ रही है रेज जो, राइट। तो वो फिर ब्रैग ने फाइनल रिजल्ट ये दिया कि कोई एंगल थीटा मैच हो रहा है इंटरएटॉमिक प्लेन्स के साथ, स्पेशली जहाँ ये स्कैटरिंग सेंटर्स है बेसिकली, दीज विल बी कॉल्ड स्कैटरिंग सेंटर्स, ये भेज रहे हैं। अब कहता हुआ क्या, फिर ये रे आई है रे 1, और ये रे 1 डैश, और ये रे 2, और ये रे 2 डैश। कहता फिर एंगल चेंज करते जाएंगे तो उनका पार्ट डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। लेट्स चेक, यहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं, और ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बच्चों, यहां से गिरा पार्ट डिफरेंस, तो this angle is theta, this angle is theta, this angle is also theta. तो A, B and C, आप देख रहे हैं रे 1 और 1 डैश और 2 से 2 डैश आने में कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है, AB और BC फालतू चली है यहाँ पे। तो टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन अपर रे and lower ray is AB plus BC, and what is AB is equal to BC is equal to D sin theta,
d is the spacing between inter atomic planes। तो फिर P हो ना हो कितना आ गया, d sin थीटा प्लस d sin थीटा। ओ तो कहता है दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 2d sin थीटा। अब मुझे बताओ आप लोग थीटा चेंज करेंगे तो ये पार्ट डिफरेंस भी चेंज होगा, तो इसका मतलब हर डायरेक्शन में तो इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं मिलती होगी इसकी, क्योंकि अपनी कोई ना कोई वेवलेंथ है। जब चेंज करेंगे कंडीशन, ये गिवन है जो एक्सरेज हमने लगा रखी है, तो फिर कहता वो एंगल जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है दैट शुड बी, दैट इज पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, आइदर 2 लैम्डा। तो मिनिमल कंडीशन, minimalist smallest condition for maxima part difference should be n lambda, so 2d sin theta should be n lambda। तो when n is equal to 1 और मिलते जाएंगे, लेकिन सबसे ब्राइटेस्ट ये एंगल मिला है और साइन, ये कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड ब्रैग कंडीशन। बच्चों somehow this was useful, अगर हमें लैम्डा पता है तो d निकाला जा सकता है। पता क्यों, सिमेट्रिकल है, हमें थीटा कहां से मिल गया होगा, हमें ये एंगल, ये बाई चांस 90 शो हो रहा है लेकिन ध्रुवीय गारंटी हो, तो दिस इज, अगर हम देखें कि एंगल जो इसका इंसिडेंट रे और आप इसे रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हो या डेविएटेड रे जो भी है वो फाई है, अगर तो ये मेजरेबल है, बिल्कुल मेजरेबल है। साइंटिस्टों के लिए कौन सा बड़ा काम है ये, उनको मेजर करना। आई रिपीट अगेन, मैंने रेज मारी है और जिधर डिटेक्ट हो रही है मैक्सिमम, तो उनका आपस में एंगल मेजर कर सकता हूं मैं। तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज व्हाट, 180, 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस फाई। तो फाई क्या हो सकता है, मैं